ए से लेकर के बी तक का, ठीक है। और ए से लेकर के बी तक का जो है यही तुम्हारा इनसाइड में प्रेजेंट है। इसके वजह से जब देखेंगे तो ए से लेकर बी तक जब जाओगे, बी का भी डायरेक्शन वही और डीएल का भी डायरेक्शन वही, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बना दिया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरा चार्ज यहाँ पे लेकर जाकर छोड़ूंगा तो यहीं पे टिका रहेगा कि भाग जाएगा किधर, इधर या उधर भागेगा, वो सीधी सी बात है। क्योंकि ये वाला चार्ज इससे आप अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, करंट किधर गया, सीधा मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, अंदर की तरफ, और मेरा पाम किधर साइड में है, इधर, वही डायरेक्शन आया, वही डायरेक्शन आया। ठीक है भाई, तो देखो कल वाले क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोग का सोलेनॉइड करने वाले हैं। आज सोलेनॉइड करेंगे, उसके बाद कुछ क्या बोलते हैं तुम्हारे इसी चैप्टर के दूसरे वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। क्लियर? उसमें हम लोग फोर्सेस से डील करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अभी तक के तुम्हारे जितने क्लास हुए थे सब में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड से डील किया हुआ था। अब जो आने वाले क्लासेस रहेंगे उसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्सेस से डील करने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस से डील करने वाले हैं। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आज के लिए, सोलेनॉइड। इसको डिफाइन कर लो भाई, इट इज अ सिलिंड्रिकल coil of wound turn insulated wire। wound turn insulated wire। तो इंसुलेटेड वायर बोलने का मतलब जो हम लोग घर में कॉपर का वायर यूज करते हैं, ठीक, उसके ऊपर में एक तो बाहर में प्लास्टिक का एक कवर रहता है वो अलग, उसके बाद भी अगर उसके अंदर में जाओगे तो उसके हर एक वायर में तुमको एक बहुत ही पतला सा थिन कोटिंग देखने के लिए मिलता है। वो तुमको ऐसे नहीं पता चलेगा, वो तुमको पता चलेगा जब उसको तुम लोग जलाओगे। वायर ले लिए, उसको छील दिए, प्लास्टिक छीलने के बाद तुमको वायर ना वहां पे ब्राउन कलर का दिखेगा, ठीक है। जब उसको जलाओगे, आग से जब जलाओगे तो फिर वो अंदर में एक और लेयर तुमको मिलेगा, वो है एक्चुअल में कंडक्टर। समझ में आया? तो जो भी वायर कॉइलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कॉइलिंग बोलने का मतलब घुमाने के लिए जो भी वायर यूज किया जाता है, इन सारे वायर्स के ऊपर में एक कोटिंग होता है, इंसुलेटेड कोटिंग। अब समझो, ये टाइटली वुंडेड लिख लेना, टाइटली वुंड टर्न्स ऑफ, टाइटली बांधा हुआ रहता है, ठीक है। तो टाइटली वुंड टर्न्स यहां पे होने वाला होगा, ठीक बोली थी, हो गया, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा इंसुलेटेड वायर का बना हुआ। अब करना क्या है, बोलने से कुछ नहीं, वायर होता है, वायर को घुमा घुमा करके ऐसे लेंदी एक तो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो कॉइल स्प्रिंग जैसे दिखेगा। भाई स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, बस उसका ऊपर का टर्मिनल नीचे के टर्मिनल से 2 वायर खींच दो, वो बन गया सोलेनॉइड। स्प्रिंग नहीं बनेगा ना, स्प्रिंग जो है वो स्टेनलेस स्टील का रहता है, ये कॉपर वायर का बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो है, समझ में आ गया इतना? क्लियर? बस इतना ही है। सोलेनॉइड बनाएंगे कैसे, बोलने से ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। एनसीईआरटी की बात करोगे या 12th लेवल तक की बात करोगे तो सोलेनॉइड का तुम्हारा यहां पे हम लोग एक आइडियल सोलेनॉइड लेकर के इसको डिराइव करते हैं, इसको देखते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करोगे तो वहां पे तुम्हारा जो सोलेनॉइड रहता है वो थोड़ा से लेवल अप कर देता है, ठीक। तो वहां पे तुम्हारा आइडियल सोलेनॉइड ना देकर के कुछ कंडीशनल सोलेनॉइड दे देगा भाई। समझ में आया? तो उसके लिए डेरिवेशन जो है वो अलग होता है। तो क्योंकि हम लोगों को अभी उतना दूर जाना है नहीं, पहले बोर्ड का कंप्लीट करो, तो हम लोग एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बोर्ड के लेवल तक का वो डेरिवेशन यहां पे हम लोग करने वाले रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? तो देखो यहां पे हम लोगों ने सोलेनॉइड ले लिया, इसका मेन काम क्या होता है बोलने से, ये अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। समझ में आया? अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इसके वायर से तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। इसके बारे में बस इतना ही देखना है। ये समझ में आ गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में अब इसके लिए जो हम लोग डिराइव करने वाले रहेंगे वो ये हो जाएगा कि भाई ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो इस सोलेनॉइड में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने वाले रहेंगे तो इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम लोगों को यहां से निकालना है, ठीक। और इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक तो हो जाएगा, सॉरी 2 तरीका नहीं,
यही वाला जो अभी पिछला वाला देखे थे हम लोग, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ जो रहेगा उसी से हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो इजीली डिराइव हो जाएगा। दूसरे ऐसा नहीं कि दूसरे मेथड से नहीं होगा, और भी मेथड्स हैं, लेकिन बाकी मेथड्स देखोगे तो वो थोड़े तुम्हारे लेवल के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। सीधी सी बात कि एक्चुअल में इसका जब इसमें आई करंट फ्लो करवाया जाएगा, मान लो मैंने इसमें से इधर आई करंट फ्लो करवाया, आई करंट फ्लो करवाए, तो क्योंकि ये वायर जो है ये घुमा हुआ आगे तक जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना तो सर्कल बनेगा, जितने इसमें से लूप बनते हुए जाएगा उतना इसमें सर्कल प्रिपेयर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और हम लोगों ने एक सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना सीखा हुआ है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग को पता है। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे बहुत सारे ऐसे क्या आ जाएंगे, टर्न्स आ जाएंगे। टर्न्स बोलने का मतलब सर्कल आ जाएंगे। ठीक है, तो सब के वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। भाई एक के लिए निकालना सीखा था, जितने वहां पे टर्न होंगे सारे के सारे टर्न्स के लिए हम लोग क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर हुआ। दूसरा चीज यहां पे समझो, यहां पे हम लोग बात करते हैं आइडियल सोलेनॉइड का। यहां पे हम लोग बात करते हैं एक आइडियल सोलेनॉइड का। आइडियल सोलेनॉइड हम लोग उसको बोलते हैं जिसका की लेंथ जो है ये इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट बोलने का मतलब यहां से चालू किया तो आसमान फाड़ के बाहर नहीं निकालना है, समझ में आया। इनफाइनाइट बोलने का मतलब फिजिक्स में मैं तुमको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डायमेंशन के हिसाब से उसका लेंथ जो है ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, समझ में आया। उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। एक चींटी को ये बोर्ड में रखोगे तो सब तरफ उसको क्या दिखेगा, बोर्ड नहीं दिखेगा, तो ये बोर्ड एक चींटी के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हम लोग बीच समंदर में रहेंगे तो बीच समंदर से तुमको क्या दिखेगा, फिर पानी ही पानी दिखेगा, तो तुम्हारे लिए पूरा अर्थ जो है वो क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट। ये कंपेरेटिव होता है, समझ में आया। किसी के लिए इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, तो किसी के लिए इनफाइनाइट, उसी के लिए इनफाइनाइट का मतलब वो जो दूसरे के लिए इनफाइनाइट हुआ था इसके लिए एक छोटा सा रीजन हो जाएगा। भाई चींटी के लिए ये बोर्ड इनफाइनाइट है, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्लियर। तो इनफाइनाइट लेंथ आइडियल सोलेनॉइड जो रहता है ये इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट बोलने का मतलब रेडियस इज मच मच लेसर देन इट्स लेंथ। बात समझ में आया। अब इतना बड़ा ये मैंने यहां पे स्टाइलस पकड़ा हुआ है, इसको अगर मैं 1 मीटर का बढ़ा दूं, ठीक है, तो रेडियस इसका बहुत छोटा और जो वुंडेड वायर रहेंगे वो बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो उसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका जो डायमीटर या फिर रेडियस जो है ये बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक आइडियल सोलेनॉइड बोलेंगे। समझ में आया ये, क्लियर हुआ इतना। तो आइडियल सोलेनॉइड ये होता है। आगे देखो, अब यहां पे जैसे मैं यहां पे करंट फ्लो करवाए तो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, ये ऐसे ऐसे घूमा है, ऐसे ऐसे घूम करके आगे गया है, ठीक है, मतलब नीचे से अंदर जा रहा है और ऊपर से बाहर निकल करके आ रहा है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग 2 डायमेंशनल में अगर देखेंगे तो इस टाइप से होगा। देखो यहां से सारे वायर्स जो है वो बाहर निकल करके आ रहे हैं, ठीक। तो करंट किधर बन गया, आउटवर्ड। और घूम करके नीचे से अंदर जाएंगे तो करंट सारा किधर चला जाएगा, इनवर्ड। डॉट क्रॉस में डाउट नहीं होना चाहिए, डॉट का मतलब आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब इनवर्ड। याद हुआ ये समझ में आ गया इतना। अब जैसे मान करके चलो ये एल लेंथ का सोलेनॉइड है, ठीक है, एल लेंथ का सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करोगे तो ये कैपिटल एन हो जाएगा। कैपिटल एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब कितना राउंड घुमा हुआ है। इतना बात समझ में आ गया। अब अगर हम लोग का लेंथ टोटल है एल और कैपिटल एन जो है इसका नंबर ऑफ टर्न्स है, तो पर यूनिट टर्न्स कितना होगा, पर यूनिट टर्न्स कितना होगा, अरे यूनिटरी मेथड से निकाल लो, भेजा नहीं काम कर रहा है तो एन टर्न्स में एल लेंथ, या फिर एल लेंथ के लिए है एन टर्न्स, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, एन बाई एल टर्न्स। अब यूनिट लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहां से स्मॉल एन से, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल कैपिटल एन, और एल जो है ये हो जाएगा सोलेनॉइड का लेंथ। समझ में आया इतना। सारे एजम्पशंस क्लियर हुए, हो गए। चलो भाई, सारे एजम्पशंस क्लियर होने के बाद अब हम लोग को यहां पे बनाना है, मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ध्यान दो, ये सब चीज लिखने के बाद यहां से अगर मेरे को एम्पियर सर्किटल लूप बनाना होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे सर्किटल लूप कैसे बना रहा हूं, ध्यान देना।
ये सर्कल बनाए क्या अभी? नहीं। ठीक है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लो या फिर स्क्वायर समझ लो, जो भी समझोगे सेम वही आंसर आने वाला रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना लिया, एक सर्किटल लूप बना लिया। क्लियर है? इस सर्किटल लूप का लेबलिंग जैसे करोगे तो ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी। किधर से किधर हम लोग आगे बढ़ेंगे बोलने से पाथ हम लोग इसको ले लेते हैं, एक राउंड ऐसे घूमेंगे। ठीक है, एक राउंड हम लोग ऐसे इसमें से घूमने वाले रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर? आगे समझो। मैंने तुमको परसों वाले क्लास में 3 पॉइंट्स लिखाया था कि ये जो एम्पियर सर्किटल लूप है या एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से 3 कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीएल के परपेंडिकुलर हो, डीएल के पैरेलल हो और मैग्नेटिक फील्ड का ही वैल्यू कितना होना चाहिए वहां पे? 0। तो 3 कंडीशंस वहां पे बताए थे, उसका यूज यहां पे करने वाले हैं, ध्यान देना। हम लोग ये जो आइडियल सोलेनोइड लिए हुए हैं, एक चीज और एज्यूम कर रहे हैं कि इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 है। समझ में आया? तो पहले तो एजम्पशन को लिखो भाई, लिखो। लेट लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज इक्वल्स टू L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू, इसमें से हम लोगों ने ले लिया कैपिटल N, फिर टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू ले लिया हम लोगों ने I। ठीक ठीक, अब ध्यान देना, एक वाले जैसे कि यहां पे मैंने अलग अलग रिंग्स रखा हुआ है, ऐसे एज्यूम कर लो। तो पहले वाले रिंग से फ्लो होने, अब पहले वाले रिंग से आई करंट फ्लो हुआ, दूसरे वाले रिंग से भी आई करंट फ्लो हुआ, तीसरे वाले रिंग से भी आई करंट फ्लो हुआ, तो सभी से आई करंट फ्लो हो रहा है ना भाई। और हम लोग को रिंग्स जो है उनको इंडिविजुअल देखना है, रिंग्स को हम लोग को, क्योंकि हर एक रिंग जो रहेगा जब उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? करेगा। तो इस वजह से हम लोग को हर एक रिंग से पास होने वाले करंट का वैल्यू भी पता होना चाहिए। आया इतना बात समझ में? ठीक है, अब मान करके चलो एक रिंग से आई करंट फ्लो हो रहा है, लिखेंगे यहां पे करंट फ्लोन थ्रू वन रिंग। वन साइकिल लिखो, इक्वल्स टू हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया है आई। ठीक ठीक, तो पूरे सोलेनोइड में कितने 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 वायर्स हैं, कितने लूप्स हैं? N, कैपिटल N। तो पूरे वायर में कितना करंट फ्लो होगा? कैपिटल N I, यही होगा। L लेंथ तक भी तो ले उसको। समझ में आया? लेंथ भी तो आ रहा है उसमें। ठीक, आगे समझो। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? करंट फ्लोन थ्रू वन साइकिल इज इक्वल्स टू आई, ये ले लिए। अब ध्यान देना, यहां पे यही काम है, यहीं पे काम है। छोटा सा ही चीज दिमाग में बिठा लो, पिछले वाले में सारे कॉन्सेप्ट जो किए हुए हैं उसको बस अप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हो गया। ध्यान देना। अब अगर हम लोग इसको और एक चीज एज्यूम किए हुए हैं, क्या चीज? लेट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बी 0। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना है? 0। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब यहां पे ध्यान दो, जो हम लोगों ने यहां पे लूप बनाया हुआ है, इसमें से देखो ये जो ए बी का लाइन गया हुआ है, ए बी का लाइन जो गया हुआ है, मान लो तो इसका लेंथ भी तो उधर ही जाएगा ना भाई, लेंथ उधर है। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो कि इसमें से ये बाहर निकल करके ऐसे आया, करंट ऐसे बाहर आया, तो करंट जा रहा है ऐसे, कैसे गया? ये बाहर से आया ऐसे, मतलब बाहर से आ रहा है करंट ऐसे तुम्हारे तरफ। तो बाहर से जब करंट तुम्हारे तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? मेरे तरफ। ये हुआ ना, ये तुम्हारे तरफ गया करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ। और नीचे से अगर देखोगे तो करंट किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आया? मेरे ही तरफ। तो बोलने का मतलब वायर के, ये जो वायर है, ये वायर, इस वायर के हर एक पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सब किधर आएंगे? मेरे तरफ। समझ में आया? ये डायरेक्शन क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बन जाएगा? यहां इधर, उधर ही जाएगा मैग्नेटिक फील्ड।
अब ध्यान दो, वायर के टोटल 4 लेंथ है यहाँ पे, कौन कौन से, एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी डी और एक हो जाएगा डी ए। ठीक, अब हम लोग यहां पे यूज करने वाले रहेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ फ्रॉम क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये तो भाई हम लोगों को इस पूरे लूप का निकालना है ना, और पूरे लूप में अगर सर्कल रहता तो भाई सर्कल के लिए यही फॉर्मूला चिपका देते थे, क्योंकि सर्कल को कैसे डिवाइड करोगे, उसके तो एजेस डिवाइड होंगे नहीं, लेकिन इसमें टोटल 4 एजेस हैं, कितने, 4, तो चारों के लिए हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो चारों एजेस के लिए हम लोग फिर इसको डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक, प्लस बी डॉट डी एल कहां से कहां तक हो जाएगा, बी से लेकर सी तक, ठीक, प्लस सी से लेकर के डी तक बी डॉट डी एल, प्लस डी से लेकर के ए तक बी डॉट डी एल। ठीक, इतना समझ में आया। अब ध्यान दो यहां पे, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड 0 बोल दिया, क्या बोल दिए, 0, तो इसके ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया तब के केस में। तो ये कौन सा लाइन है, सी डी, सी डी कहां गया, सी डी, ये सी डी, तो सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, 0। समझ में आया, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, बी 0 तो पूरा वैल्यू ही 0 आ जाएगा यहां से। ये क्लियर, अगला समझो, ये जो डी ए और बी सी जो लाइन दिख रहा है तुमको, आधा पार्ट तो भाई बाहर में है, तो आधे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक, आधे पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0, आधा भूल जाओ, बचे ये आधा आधा। ठीक, अब ध्यान देना, जो हम लोग बी डी एल लिखे हुए एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, बी डी एल कॉस थीटा, तो बी डी एल कॉस थीटा बोलने का मतलब बी और डी एल के बीच का एंगल होना चाहिए, बी जा रहा है इधर और इस वाले वायर में डी एल का जो डायरेक्शन होगा वो या तो नीचे या ऊपर लेने वाले रहेंगे। जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो गया, मतलब ऊपर से नीचे हो गया। अब बी जा रहा है इधर और डीएल है नीचे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का, 90, और cos 90 का वैल्यू 0। समझ में आया। तो इस तरीके से इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में जो वैल्यूज निकाले उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कौन कौन सा है, ये और ये। समझ में आ गया। बचा हुआ है तुम्हारा बस ये एक पार्ट ए से लेकर के बी तक का, ठीक है। और ए से लेकर के बी तक का जो है यही तुम्हारा इनसाइड में प्रेजेंट है। इसके वजह से जब देखेंगे तो ए से लेकर बी तक जब जाओगे, बी का भी डायरेक्शन वही और डीएल का भी डायरेक्शन वही, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। तब के केस में ये जो हम लोग लिखेंगे यहां पे ये हो जाएगा, एक काम करना एक लाइन नीचे में और लिख लेना भाई, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। यहां से ये ए बी, ये हो जाएगा बी डॉट डी एल कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री। क्लियर। ये और ये तो हम लोगों ने 0 ही ले लिया है ना, तो इसको सीधा 0 लिख लेना, इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं, सीधा 0, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द वायर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0, तो इसको 0 लिख लिए। ये बी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया इतना। तब के केस में ये तीनों टर्म्स मिलकर के हो गए 0, ये तीनों टर्म्स मिलकर के हो गए 0, और बचा हुआ है सिर्फ ये। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। लिखो इतना तक, फिर उसको मैं छोटा कर रहा हूं तब तक। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम लोगों को इसको आगे कंटिन्यू करना। देखो
तो ये B डॉट DL का वैल्यू तुम्हारा फाइनली कितना बचेगा? B डॉट DL इक्वल्स टू फाइनली कितना बचेगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ A टू B, और ये हो जाएगा B डॉट DL, ये वेक्टर फॉर्म और ये स्केलर फॉर्म में आया। समझ में आया ये? क्लियर? अब ध्यान दो, B डॉट DL इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट I इनसाइड, तो लिख लो भाई, इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट और I इनसाइड। ठीक है? ठीक है, आगे अब I इनसाइड का वैल्यू निकालो। I इनसाइड का वैल्यू निकालो, कितना होगा? अगर एक वायर से करंट I फ्लो हो रहा है, एक वायर से अगर करंट I फ्लो हो रहा है, तो पूरे सोलेनोइड से कितना, पहले तो निकाल के देखो। देखो पूरे करंट, पूरे सोलेनोइड से म्यू नॉट NIL फॉलो होगा। कैसे बता रहा हूं, समझो। N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? पर यूनिट लेंथ का N है, तो टोटल कितना हो जाएगा? N इंटू L, तो ये NL आ गया। एक टर्न से I करंट फ्लो हो रहा था, तो NL टर्न से कितने करंट फ्लो होंगे? क्लियर? तो कितना आएगा तुम्हारा I इनसाइड का वैल्यू? NLI। क्लियर? NLI, ये है पूरे सोलेनोइड से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू। अब ध्यान दो, यहां पे B डॉट DL इधर है, अब तो ये स्केलर फॉर्म में आ चुका है। B तो कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला रहेगा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो यहां पे भी B का वैल्यू जितना, यहां पे भी B का वैल्यू उतना। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में याद करो ना भाई, देखे थे ना, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम हो जाता था। क्लियर? यहां पे भी सेम केस तुमको देखने के लिए मिलेगा। एक्सेप्शन होता है सभी में, इसके ये कोने कोने में जब पॉइंट लोगे तो वहां पे तुमको डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वल है। क्लियर? तब के केस में भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा क्या? DL। अंदर में क्या बचेगा? DL। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना होगा भाई? L, तो यहां से क्या आ जाएगा? BL इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट NIL। L से L कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां से जब इसको आगे और कंटिन्यू करोगे, कहां पे करूं कंटिन्यू? आगे जब इसको कंटिन्यू करोगे तो ये क्या आ जाएगा यहां से? B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, और N का वैल्यू भी हम लोगों ने अभी अभी देखा था। N का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट कैपिटल N I डिवाइड बाई L। तो ये हो जाएगा भाई दो, तुम्हारे दोनों में से कोई सा भी फॉर्म याद कर लो, दोनों में से कोई सा भी फॉर्म याद कर लो। समझ में आया? समझ में आ गया कैसे गए थे? और इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया कि एक सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। हो गया? बस ये था भाई सोलेनॉइड, इससे ज्यादा और तुमको इसमें से नहीं देखना। एक और डिवाइस टाइप का ही होता है, इसी टाइप का, टोरॉइड बोलते हैं उसको। सिलेबस में नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, सिर्फ दिमाग में छाप लो, कॉपी में जो नोट करने का रहेगा रख कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने वाले हैं नहीं उसमें। ध्यान से समझो, जो ये सोलेनॉइड ऐसे बनाया हुआ है, इसको पकड़ करके ऐसे करके घुमा दो, तो सोलेनॉइड क्या क्या बोलना चाहिए? लॉन्ग स्ट्रक्चर था, और जब इसको घुमा दोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका? सर्कुलर, और उसी को बोलेंगे भाई टोरॉइड। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं। उसके लिए अगर फॉर्मूले की बात करोगे, बी का वैल्यू कितना होता है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से क्या लिखे थे? म्यू नॉट NI लिखे है ना, तो N तो उसमें भी वुंडेड वायर रहेंगे, तो ये भी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, टोटल करंट उसमें भी फ्लो करवा रहे होंगे, और ये तो मीडियम का क्या है? ये परमिएबिलिटी है, तो ये भी वही रहना है। एक चीज जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ। पहले में अभी हम लोगों ने सीधा लिया हुआ है तो लेंथ एज्यूम की, उसमें क्या मिलेगा तुमको? एक सरकमफेरेंस, उसका रेडियस भी होगा, तो नीचे में इसमें लेंथ लिए हुए, इसमें क्या आ जाएगा? 2πr। बस भाई टोरॉइड के लिए इतना ही चेंज है, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट वाइज चेंज नहीं है, सब कुछ सेम। डिराइव भी अगर करोगे तो ऐसे ही डिराइव किया जाता है। समझ में आया? यहां पे हम लोगों का टोटल कितने केसेस बने हुए हैं? 1 2 3 4 केसेस बने हुए हैं। और जब सर्कल लोगे तो मैंने क्या बोला था, सर्कल के केस में यहां पे हम लोगों को एक ही B डॉट DL लेना, इसको थोड़ी ना पार्ट बाई पार्ट तोड़ोगे, और
क्या रहेगा उस पे, एक ही बी डॉट डीएल रहेगा, ठीक है। और बी और डीएल के बीच में सर्कल के केस में याद कर जो हम लोगों ने किया हुआ था, हर पॉइंट पे बी और डीएल के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। समझ में आया। तो इसी वजह से उसको और हम लोग को अलग से डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट है नहीं। अब ध्यान देना, जो हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था इसमें हम लोगों ने बी के टोटल कितने केसेस लिए, जो 3 कंडीशन मैंने तुमको बताया था तीनों ही अप्लाई हो गया। बी और डीएल के बीच में 0 डिग्री, बी और डीएल के बीच में 90 डिग्री और बी का वैल्यू 0। और ऐसा कंडीशन जब रहता है तो ये एम्पियर्स लूप या एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने का फेवरेबल कंडीशन होता है। समझ में आया। मतलब इसमें हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं जब ये 3 वैल्यू बी के होने चाहिए तब। बाकी भी अगर कुछ वैल्यू होता है तब के केस में फिर तुमको बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ में आया ये, ठीक है। चलो भाई, तो इतने में से हो गया तुम्हारा सोलेनोइड टोरॉइड दुनिया भर का जो जो था छोटा मोटा काम कंप्लीट। अगला हेडिंग लगाओ मैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपने नए पार्ट की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स, लिखे लिखे देखो अब समझो। मान लो हम लोगों ने यहां पे कोई सा एक वायर लिया हुआ है, करंट कैरिंग वायर है, आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। जब इसमें से करंट आई फ्लो होगा तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा अपने अराउंड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब मैं मान लो यहाँ पे कोई सा एक दूसरा चार्ज क्यू लेकर के आया। क्यू चार्ज को अगर मैं बाजू में रखे हुए रहूंगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाऊंगा तो उस चार्ज पे कोई इंपैक्ट देखने के लिए मिलने वाला, ठीक है। लेकिन जैसे इस चार्ज को पकड़े मैं मारूंगा, फेंक के मारूंगा, तो इसमें मोशन आ जाएगा, इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगा। इसको भागना चाहिए, मैं सीधा फेंका हुआ हूं उसको, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें मोशन आएगा ये सीधा जाते जाते इधर मुड़ जाएगा या उधर मुड़ जाएगा, दोनों में से किधर ही मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गया भाई। और पाथ से डेविएट ये कब हुआ है, या मैग्नेटिक फील्ड से इंफ्लुएंस ये कब हुआ है, जब इसको हम लोगों ने फेंका है, ठीक। स्टैटिक स्टेट में जब था तो इसके ऊपर में किसी भी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इंपैक्ट नहीं देखने के लिए मिला। जैसे ही मैंने चार्ज को मोशन में लेकर के आया या फिर एक मूविंग चार्ज जैसे पास में लेकर के आएंगे, तो वो जो मूविंग चार्ज है वो इसके अराउंड क्रिएट किए हुए मैग्नेटिक फील्ड से इंफ्लुएंस होता है। समझ में आया ये। रेस्ट चार्ज की बात करोगे तो रेस्ट चार्ज जो रहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इंफ्लुएंस होता है। समझ में आया। अब जैसे मान लो यहां पे मैं यहां पे एक बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरा चार्ज यहां पे लेकर के आकर छोड़ूंगा तो ये यहीं पे टिका रहेगा कि भाग जाएगा, किधर, इधर या उधर भागेगा। वो सीधी सी बात है, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ये चार्ज को मैंने ले जाकर के वहां पर चुपचाप रख दिया, तो स्टैटिक स्टेट में रखे थे ना, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड से वो इंफ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए थे ना, क्यू लिखा हुआ है दोनों, यहां पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसके अराउंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है ये स्टैटिक चार्ज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता। मैग्नेटिक फील्ड का इंफ्लुएंस चार्ज पे तभी आएगा जब चार्ज कैसे हो, मोशन में। क्लियर क्लियर। जब ऐसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मूविंग चार्ज को भेजते हैं, तब उस चार्ज के ऊपर भाई इस पे फोर्स नहीं लगता, सीधा भागता। समझे। फोर्स लगेगा तो वो उसका या तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपने से दूर रिपेल करेगा। तो इसलिए अट्रैक्ट हुआ है या रिपेल हुआ है, जो भी हुआ है, फोर्स तो लगा ना उस पे। समझ में आया। तो वो जो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, लिखो, अब लिखो, व्हेन अ मूविंग चार्ज is passed through a magnetic field, it experience a force called magnetic force, इसको हम लोग एफ एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड गिवन बाय एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी।
ठीक। और ये तो हो गया उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। स्केलर में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। हो गया। यहां पे हम लोग थीटा के 3 डिफरेंट केसेस देखेंगे। एक तो थीटा निकालो तो 3 केसेस लिखो, देखते हैं। थीटा का वैल्यू 0 लेना है, 180 लेना है और 90 लेना है। एक और ले लेना 270, लिखो देखें। एक काम करो, रुको रुको रुको, एक काम करो रुको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो पहले मैं इसका डायरेक्शन निकालना सिखा देता हूं, फिर निकालेंगे आराम से केस। देखो जैसे मान लो कि यहां पे हम लोगों ने फोर्स का डायरेक्शन देना है। मैंने तुमको यहां पे बताया कि या तो ये चार्ज हो, ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो भाई डायरेक्शन अट्रैक्शन का अलग होने वाला रहेगा और रिपल्सन का अलग होने वाला रहेगा। तब के केस में डायरेक्शन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास रूल्स जो है वो हम लोगों ने पहले कवर अप किया हुआ है। मैंने तुमको बताया था स्क्रू रूल, ठीक है, मैंने तुमको स्क्रू रूल बताया हुआ था। उसके बाद में हमारे पास एक रूल आता है राइट हैंड पाम रूल, वो थंब रूल देखे थे एक, ठीक, एक राइट हैंड पाम, वहां पे मैंने राइट हैंड पाम रूल लिखवाया था हेडिंग में, लेकिन रूल नहीं बताया था। ठीक है, वैसे ही लगता है जैसे राइट हैंड थंब रूल लगता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो राइट हैंड पाम रूल ऐसे हम लोग अप्लाई करने वाले रहेंगे। और एक हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आया? ठीक है, मैं बताऊंगा तीनों को अप्लाई करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही को, कौन सा, पाम रूल। सबसे इजी यही पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक है, यही सबसे इजी होने वाला रहेगा। अब आगे देखो पाम रूल्स, पहले पाम रूल से देख लो, ये इजी पड़ता है। पाम रूल में क्या क्या याद करना है तुमको, ये है करंट का डायरेक्शन, जैसे हम लोगों ने थंब रूल में लिया था, बस इतना ही करना है। ये करंट का डायरेक्शन। पाम रूल में ये जो 4 फिंगर्स रहेगा ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो पाम रहता है, पाम दिखाएगा फोर्स को। पाम किसको दिखाता है? फोर्स को। अब लगाएंगे इस पर, देखो करंट किधर गया, सीधा, मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, अंदर की तरफ, और मेरा पाम किधर साइड में है, इधर, वही डायरेक्शन आया, वही डायरेक्शन आया। लेफ्ट हैंड रूल, ये है लेफ्ट हैंड रूल। मैं क्या बोला था, ये होता है फोर्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है, करंट का डायरेक्शन या वेलोसिटी मान लो। तो मैंने ये लिया करंट, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये था करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या है, फोर्स, किधर गया, उसी डायरेक्शन में। तीनों रूल अप्लाई किए यहां पे, तीनों में डायरेक्शन तुम्हारा वही मिला। तुम्हारी सुटेबिलिटी के हिसाब से भाई जो अप्लाई करना होगा कर लेना, और एग्जाम में एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा कि कौन सा रूल लगा करके डायरेक्शन निकाले हो, तुमको वहां पे डायरेक्ट डायरेक्शन ही बताना रहेगा। अब तुम्हारी सुटेबिलिटी है, मैंने तुमको 3 बता दिया, जो इजी लगे उससे डायरेक्शन निकाल लेना। लेकिन जिसमें भी प्रैक्टिस करोगे, पूरे चैप्टर में या जहां जहां पे भी डायरेक्शन निकालने के लिए आएगा, उसी से प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के एक्यूरेट निकाल पाओगे, नहीं तो फिर वही होगा। अभी जैसे मैं यहां पे क्लॉकवाइज भी निकाल रहा था और मेरे तरफ खींच दिया था। समझ में आया? क्लियर? तो 3 रूल्स कौन कौन से फॉर डायरेक्शन। पहले नंबर पे आ जाएगा राइट हैंड पाम रूल। ठीक, तो इस बेसिस पे अगर देखोगे, हाथ है, हाथ, ये अंगूठा है, ठीक है, तो भाई छोटा उंगली ज्यादा बड़ा हो गया है। चलो अब दिखेगा हाथ, 4 फिंगर हो गया ये, ठीक है। पाम इसके सामने की तरफ, इसको एज्यूम कर लो, ठीक। तो इस साइड में क्या दिखाएगा, पाम की तरफ फोर्स, ये क्या दिखाएगा, करंट, और ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। हुआ पाम रूल के हिसाब से। सेकंड, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये याद कर लो। लेफ्ट हैंड आगे में इसका बहुत यूज है। ऐसे आएगा ना, तो अंगूठा बनेगा ऊपर, ये जाएगा सीधा लाइन, और इसको किधर भेजें भाई, अब ऐसे मान लो ये तुम्हारे तरफ जा रहा है, और बाकी उंगली छोड़ो, इग्नोर मारो। हाँ, हाथ नहीं टूटा हुए, उंगलियां कट गया है इसका, तो 3 उंगली है,
ये मिडिल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर, ये थंब लिख लेना कॉपी में, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स, लेफ्ट, ये लिखे तो है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, समझ में आया। ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट या फिर वेलोसिटी। क्योंकि हम लोगों को फोर्स के लिए वेलोसिटी का भी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें अभी सिर्फ वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग इसमें चार्ज को मूव करवा रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, चार्ज का मोशन करवा। अब ध्यान दो, चार्ज का मोशन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का ही डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, चार्ज का मोशन का डायरेक्शन। अरे इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या चार्ज बनाया, पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो भाई ये किधर जाएगा, जिधर करंट जाएगा उधर ही जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया, ये तीन, दो हुए हैं क्या, दो हुए हैं। स्क्रू रूल फिर से लिखो, इसमें दो चीजें लिखो। अगर स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड, अगर स्क्रू क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड। और क्लॉकवाइज का लिख लेना, उसी को कितने बार छापे, हाथ में ना, हाथ में उंगली में ऐसे लिख लेना, ये फोर्स है, ये फील्ड है, ये करंट है, और उसको 2 दिन तक देखते रहना ऐसे। गोदना गोदा लो तो गोदन नहीं जानती है क्या, मैं बोला गोदना गोदा लो, गोदना जानती है, हैं देसी टैटू, हाँ ग्रीन कलर का देसी टैटू है वो, और आज के नहीं एंशियंट टाइम पीरियड का वो टैटू है, समझ में आया। वो बूढ़ी लोग को देखना तो हाथ में यहाँ पे ग्रीन कलर के ऐसे डॉट डॉट बनाए रहते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए रहते, भरे पड़े रहते हैं, वो सब गोदना है, हाँ वो नहीं छूटता है, नहीं छूटता है। जैसे परमानेंट टैटू रहता है वैसे ही वो भी परमानेंट है, उसको भी सुई में ऐसे गोद गोद करके किया जाता है। टैटू भी कैसे बनाते हैं, सुई से गोद गोद करके। तो वो कलर को जो रहता है वो पूरे के पूरे स्किन में उसको मिक्स कर देता है, तो जो सेल्स रहते हैं सेल का ही कलर वही बन जाता है। हो गया क्या, ये हो गया। तीन रूल समझ में आ जाएंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके लिए टोटल 3 केसेस तुमको लेने हैं। केस 1, इसमें क्या आ जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। केस 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और केस 3 मत लिखो, छोड़ दो, उसी को दोनों को कर लो। 272 नहीं, 270 डिग्री बोले थे, 90 का अपोजिट स्पेसिफिक कहां है, पैदल वो। अरे अगर क्वाड्रेंट्स बनाओगे, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है, तो 0 का अपोजिट 180 लिए ना, तो 90 का अपोजिट 270 ले लिए, यही है। इसीलिए स्पेशल नहीं है ये, हाँ मतलब स्पेसिफिक उसी को क्यों लिए। हुआ क्या, हो गया भाई। बनाओ केस, 2 केस बनाओ और लिखो उसको। थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तब अगर मान लो कि यहां पे V और B के बीच में जो एंगल है ये 0 डिग्री या 180 डिग्री बनता है, तो फोर्स कितना लगेगा और चार्ज पे 0। समझ में आया। और अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम। समझ में आया, फोर्स कितना लगेगा तब, मैक्सिमम। क्लियर। अगर 270 डिग्री होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में 90 डिग्री में लग रहा होगा। आया बात समझ में, क्लियर है। तो ये 3 केसेस, इसको तुम ही लोग लिखो भाई। अब हर बार केस बना बना कर कितना लिखवाएं। when theta is equals to 0 या 180, fm is equals to 0, और when theta is equals to 90 या 270 डिग्री, then fm will be qvb और minus qvb।
270 के केस में माइनस चला जाएगा, माइनस QVB। वो तो डिपेंड करेगा ना, वो तो हम लोग फेंक रहे हैं चार्ज को, तो वेलोसिटी उसका हमारे फेंकने के ऊपर रहेगा, कितना स्पीड से फेंके हैं। हुआ? तो समझ में आ गया होगा ये इतना, ठीक है। अब कल वाले क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, बहुत ही हलवा टाइप का न्यूमेरिकल आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्योंकि हो रहा है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो तुमको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देखने, IJK वाले नंबर के फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि B का वैल्यू 2i + 3j कैप, ठीक, और B का वैल्यू ऐसे ही I और J के फॉर्म में दे दिया, तो तुमको करना कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है। समझ में आया? क्लियर? तो बहुत ज्यादा हैवी कुछ होगा नहीं, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, कल हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।